कोई पेपर है जून 11 पेपर 1 मिलियन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ उसका, तो भैया मैं बता रहा हूँ। व्हाट डिस्टिंग्विशेस कैपिटल फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है कि कैपिटल और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्क क्या है। तो अगर आपको याद हो तो कैपिटल को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सिंपली याद कर लो कि कैपिटल जो है वो एक मैन मेड रिसोर्स है। तो अगर कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है तो इसका मतलब है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटल बनता है। ऑब्वियसली बात है ना, सही है, क्योंकि मैन मेड रिसोर्स है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कैपिटल एग्जिस्ट ओनली इन कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमीज। बिल्कुल गलत। कैपिटल आपका प्लैंड इकोनॉमी भी हो सकता है, कैपिटल आपका मिक्स्ड इकोनॉमी भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। कैपिटल रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स, इसका आंसर बी है। बी क्यों है? क्योंकि कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, तो कैपिटल जो है वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑपरेशन से जो है वो बनता है। सिंपल सी बात है। द रिवॉर्ड्स अर्न्ड बाय द ओनर्स ऑफ कैपिटल आर अनसर्टेन। बिल्कुल गलत। कैपिटल की सिंपल एक ही पेमेंट होती है और वो इंटरेस्ट होती है, और इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड होता है। सही है, इंटरेस्ट आपका अनसर्टेन नहीं होता, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो इंटरेस्ट आपका फिक्स है, तो ये अनसर्टेन कभी भी नहीं हो सकता। Unlike labor and land, capital must be owned rather than hired or rented. बिल्कुल गलत। कैपिटल इकोनॉमिक्स में आप कभी भी ओन नहीं करते, आप कैपिटल को लेते हो लीज पे। और जब आप एक चीज को लीज पे लेते हो ना, तो आपको उस चीज का क्या मिल जाता है? राइट टू यूज मिल जाता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है P2 में भी कि कैपिटल का मॉडर्न इकोनॉमी में क्या काम होता है। तो देखो, कैपिटल का मॉडर्न इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ काम होता है लीज का, और लीज पे जब आप कोई चीज लेते हो तो आपको वो राइट टू यूज मिल जाता है, क्योंकि आप लीज पे ले रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके पास राइट आ गया कि आप इसको यूज कर सकते हो। और ये नॉर्मली कौन करता है? नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आती हैं, लीज पे लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं। सही है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लाइकली टू बी ग्रेटर इन अ प्लैंड इकोनॉमी देन अ मार्केट इकोनॉमी। कह रहा है ऐसी कौन सी चीज है जो प्लैंड इकोनॉमी में ज्यादा होगी और मार्केट इकोनॉमी में कम होगी। तो प्लैंड इकोनॉमी में ना एफिशिएंसी होती है क्योंकि कंपटीशन नहीं होता, ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंपटीशन नहीं होता, और ना ही इनोवेशन होती है क्योंकि कंपटीशन नहीं होता। हर चीज गवर्नमेंट कर रही होती है, और गवर्नमेंट का सिंपल एक ही एम होता है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो वो सिर्फ क्वांटिटी देखती है, वो क्वालिटी को इग्नोर मारती है। एक प्लैंड इकोनॉमी की सबसे खास बात यह स्टेबिलिटी। हमेशा याद रखना, एक मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, एक मार्केट इकोनॉमी में जो आपकी इकोनॉमिक साइकिल होती है ना, वो ऊपर नीचे होती है। क्यों इकोनॉमिक साइकिल ऊपर नीचे होती है? कभी आपकी इकोनॉमी में बूम होगा, कभी आपकी इकोनॉमी में रिसेशन होगा, तो आपकी इकोनॉमी में जो है ना वो इनस्टेबिलिटी बहुत होती है, स्टेबल नहीं होती इकोनॉमी। हाउएवर ऑन दी अदर एंड, अगर मैं प्लैंड इकोनॉमी की बात करता हूं ना, तो प्लैंड इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। तो जब भी वहां पर बूम और रिसेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल करती है, और कैसे कंट्रोल करती है? डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू। सही है, तो हमेशा याद रखना, मार्केट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होती, प्लैंड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होती है। और प्लैंड इकोनॉमी का सिर्फ यही एक एडवांटेज है मार्केट इकोनॉमी के ऊपर इन ऑप्शंस में से। सही है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, मैं वापस बता रहा हूँ। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का फर्क, ये बहुत पेपर में आता है, हर साल इसका पहला एमसीक्यू इसी चीज का होता है। सही है, अगर आपसे वो पेपर में पूछता है ना नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, तो हमेशा याद रखना नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज अ ओपिनियन। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? उसकी बुक की बुकिश डेफिनेशन होती है सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोई वैल्यू जजमेंट हो। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। सही है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप कोई सही चीज नहीं बता रहे, आप ओपिनियन दे रहे हो। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती, आप सिंपली ये कह रहे हो कि भाई ये मेरे हिसाब से ये हो रहा है, तो ये ओपिनियन है। ऑन दी अदर एंड, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कि ऑब्जेक्टिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब होता है ये वो स्टेटमेंट होती है डेट कैन बी टेस्टेड बाय एविडेंस। अब इसका मैं मतलब आपको बता रहा हूं, ये वो स्टेटमेंट है जो कि आप एविडेंस से टेस्ट कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मतलब आप इस स्टेटमेंट को जो है वो क्या कर सकते हो? गलत या सही प्रूफ कर सकते हो। सही है, तो ये एक तरह से फैक्ट है। बिल्कुल सही। मुझे जो सिंपली आंसर आया वो क्या आया कि ये एक तरह से फैक्ट है जो कि आप गलत या रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो। तो ये वो स्टेटमेंट है जो कि आप प्रूफ कर सकते हो। मैं लिख देता हूं, प्रूव देम राइट और रॉन्ग। अब देखो ऑप्शंस पढ़ो वन बाय वन। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल लीड इनएविटेबली टू एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एक स्टेटमेंट है
जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूं कि भाई क्या इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, तो ये वो स्टेटमेंट है विच कैन बी टेस्टेड। A reduction in unemployment below a certain level will lead to higher inflation. Again, ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, एविडेंस है। आप डेटा देखोगे और आप डेटा देख के बताओगे कि हाँ भाई एक अनएम्प्लॉयमेंट के सर्टेन लेवल से जाके पॉसिबल चांसेस इन्फ्लेशन ज्यादा से बढ़े। अगेन ये वो चीज है जो आप डेटा से टेस्ट कर सकते हो। इन्फ्लेशन कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन वही चीज, ये वो स्टेटमेंट है जो कि आप करके ट्राई कर सकते हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे और आप देखोगे हाँ भाई क्या इन्फ्लेशन गिर रही है, तो अगेन ये वो चीज है जो कि आप कर सकते हो, आप इसको प्रूव कर सकते हो राइट या रॉन्ग। अब देखो आखिरी स्टेटमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ओपिनियन है, आप ये नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है इन्फ्लेशन से, ये डिपेंड करता है सिचुएशन से। आप कह सकते हो कि भाई बोथ ऑफ देम कैन बी हार्मफुल। तो अगेन ये एक बंदे की स्टेटमेंट है, सही है, ये एक बंदे की स्टेटमेंट है जो कि उसका ओपिनियन शो कर रही है कि भाई मैंने एक दिन कह दिया कि मैंने बोला भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हार्मफुल है। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बंदे ने बस अपना ओपिनियन दे दिया है। तो ये एविडेंस से आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन बेहतर है या अनएम्प्लॉयमेंट बेहतर है, सही है। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या था, ओपिनियन था एक बंदे का, कोई भी कह सकता है ये, सही है। तो हमेशा याद रखना जो चीज एविडेंस से टेस्ट हो सकती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो चीज ओपिनियन है, जो वैल्यू जजमेंट है, वो क्या होती है, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है। सवाल में मुझसे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पूछा था तो मैंने आंसर को डी कर दिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, what is consistent with an individual demand curve that slopes down left to right। ये कह रहा है कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में क्या चीज कंसिस्टेंट है। as price falls a person switches away from rival products towards the product। yes, ये लॉ ऑफ डिमांड की लॉजिक है, सही है, ये लॉ ऑफ डिमांड की, बिल्कुल समीर, ये लॉ ऑफ डिमांड की लॉजिक है। और लॉ ऑफ डिमांड की लॉजिक क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। देखो लॉ ऑफ डिमांड की दो लॉजिक होती है, अब A2 आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि भाई अगर कोक की प्राइस गिर जाएगी, अगर कोक की प्राइस गिर जाएगी, मुझे पहले के मुकाबले में पेप्सी महंगा लगेगा, तो पेप्सी मेरा राइवल प्रोडक्ट है। तो अगर कोक सस्ती होगी तो मुझे पेप्सी महंगी लगेगी और मैं पेप्सी से स्विच होके किधर आ जाऊंगा, कोक पे आ जाऊंगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, as price falls the person switches away from rival products towards the product। तो पेप्सी की डिमांड को कम करके मैं कोक की डिमांड को बढ़ा दूंगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, सही है। as price falls the person willingness and ability to buy the product will decline। बिल्कुल गलत, विलिंगनेस आपकी सेम ही रहती है, क्योंकि जब आपका जो है प्राइस गिरती है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम विलिंगनेस तो सेम ही रहती है ना। अगर मैं आपके सामने डिमांड कर्व बनाऊं तो जब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैक्सिमम विलिंगनेस तो अभी भी उतनी रहती है। As price rises, a person becomes less sensitive to price changes। ये थोड़ा टेक्निकल है, ऑप्शन सी तरीके से देख लो। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो अ पर्सन इज लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाता हूं, अगर मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व बना रहा हूं, सही है, मैंने आपके सामने एक डिमांड कर्व बनाया है जो कि लीनियर है। लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है, लीनियर डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व है जो कि एक्स एक्सिस से भी टच होता है, सही है। हमेशा याद रखना एक लीनियर डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक होता है, बीच वाला हिस्सा यूनिटरी होता है, और आखिरी वाला हिस्सा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तो मुझे बताओ जब मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मैं इलास्टिक वाले पोर्शन में आऊंगा, हाँ या ना। जब मेरी प्राइस बढ़ेगी तो क्या मैं इलास्टिक वाले पोर्शन पे आऊंगा, और अगर मैं इलास्टिक वाले पोर्शन पे आऊंगा तो मेरी प्राइस हल्की सी बढ़ेगी और मेरी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा सी गिरेगी। तो इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़ती है तो आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो टू प्राइस चेंजेस। ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस हाई होती है। तो इसने यहां पर लिखा हुआ है एज प्राइस राइजेस अ पर्सन बिकम्स लेस सेंसिटिव, ये बिल्कुल गलत है। अ पर्सन बिकम्स मोर सेंसिटिव, क्योंकि डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इलास्टिक होता है, और इलास्टिक के केस में जब भी आपकी प्राइस चेंज होती है तो क्वांटिटी में बड़ा चेंज आता है, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। एज प्राइस राइजेस द पर्सनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉल्स, बिल्कुल गलत, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइजेस। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप दूसरे प्रोडक्ट का ज्यादा फॉरगो कर रहे होते हो। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो वो प्रोडक्ट आपको महंगा मिल रहा होता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो चीज आप फॉरगो कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू आपकी नजर में बढ़ जाती है, सही है। एक तरह से आप कह सकते हो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। क्वेश्चन 4 क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी था। अगर आपको ऑप्शन सी का मतलब समझ नहीं आएगा ना तो आप ये सवाल गलत कर दोगे, सही है।
कि डिमांड इलास्टिक है जो लेस, ये तो बेसिक लॉजिक है। इलास्टिक में सेंसिटिव ज्यादा होगा प्राइस चेंजेस पे, क्योंकि इलास्टिक में प्राइस हल्की सी चेंज होती है, क्वांटिटी ज्यादा से चेंज होती है। ये तो बेसिक रूल है, कभी भी चेंज नहीं होगा। सही है। और ये भी एक बेसिक रूल है कि डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक होता है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये मैथमेटिकली प्रूवन डिमांड कर्व है। सही है। अब इसकी लॉजिक में आप ना जाओ तो बेहतर है, खाली ये याद कर लो कि भाई इसी तरह होता है। अगर सी में फॉल होता तो फिर आंसर, सी में अगर फॉल होता तो लेस होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं उमर, क्योंकि जब प्राइस फॉल होगी तो हम इन इलास्टिक वाले पोर्शन में आएंगे, और इन इलास्टिक वाले पोर्शन में क्या होता है, लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, क्योंकि इन इलास्टिक में क्वांटिटी कम से चेंज होती है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, what will cause the demand curve for a domestically produced cars to shift to the left? डोमेस्टिक गाड़ियों की डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट कब होगी, सिंपली मुझसे यही पूछ रहा है। सही है। एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कार्स। अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कार्स की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई गिरेगी, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। सही है, क्योंकि इसने डिमांड कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करने का बोला है, सप्लाई कर्व को नहीं बोला, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट होता है। सही है। A reduction in taxes on the purchase of cars. अगर टैक्स गाड़ियों पे आप कम कर दोगे तो पहले के मुकाबले में पॉसिबल चांसेस की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। A reduction in the tariff on imported cars. मुझे एक बात बताओ, अगर पहले के मुकाबले में आपकी इंपोर्टेड गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी तो क्या इंपोर्टेड गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी? और जब इंपोर्टेड गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है लोग जो हैं वो किधर से स्विच होके आएंगे, डोमेस्टिक गाड़ी से इंपोर्टेड गाड़ी पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि डोमेस्टिक गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक गाड़ी की डिमांड जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। सही है। सब्स्टिट्यूट वाला सीन है ये, सब्स्टिट्यूट वाला सीन है इंपोर्टेड कार्स और डोमेस्टिक कार्स। अ रिडक्शन इन द टैक्स ऑन पेट्रोल। अगेन यहां पर आप ये चीज कह सकते हो कि अगर पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम होगा, मुझे बताओ टैक्स और गाड़ी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है सब्स्टिट्यूट्स है? टैक्स और गाड़ी, सॉरी, पेट्रोल और गाड़ी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है सब्स्टिट्यूट्स है। तो अगर मैं पेट्रोल की प्राइस को कम करूंगा तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, गाड़ी की डिमांड पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्स के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो यहां पर मेरा डिमांड कर्व जो है वो किधर जाएगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मुझे क्या बोला हुआ है, लेफ्टवर्ड बोला हुआ है, तभी मेरा आंसर सी है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो आप गाड़ी की डिमांड को जो है वो बढ़ा दोगे। सही है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स का केस है ये। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज चेंजेस इन द मार्केट फॉर अ गुड। सही है, तो चेंजेस इन मार्केट है नहीं, फिर भी डिमांड का शिफ्ट होता, भाई क्या हो गया समीर। Which diagrams represent a change in the quantity demand? जब भी क्वांटिटी डिमांड का वर्ड लिखता है इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि जब भी क्वांटिटी डिमांड का वर्ड यूज होगा आप किसको ढूंढोगे, आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को ढूंढोगे। अब ये बोल रहा है कि कौन से डायग्राम में डिमांड कर्व की मूवमेंट हो रही है। हमेशा याद रखना, जब भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, ये रट्टा मार लो, जब भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है, ये इसका सिंपल रूल है। जब भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है डिमांड कर्व पे मूवमेंट आती है, खत्म। अब इस वाले ऑप्शन में आप नोटिस करो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं आ रही। इस वाले ऑप्शन में भी डिमांड कर्व पे शिफ्ट आ रहा है, इसका मतलब है डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं आ रही। इस वाले ऑप्शन में आप नोटिस करो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, और जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो आप नोटिस करो डिमांड कर्व पे मूवमेंट आ रही है। इसका मतलब है मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। सही है। इसका मतलब क्या, मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। हाँ, अगर ये आपसे शिफ्ट का पूछ रहा होता तो फिर ये सिर्फ डिमांड का वर्ड यूज करता। सही है। तो जब भी वो क्वांटिटी डिमांड का वर्ड यूज कर रहा है तो डिमांड कर्व की मूवमेंट, सिर्फ डिमांड का वर्ड यूज कर रहा है तो डिमांड कर्व का शिफ्ट। क्लियर है ये चीज। और दूसरी चीज ये भी याद कर लो, जब भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है ना तो डिमांड कर्व पे मूवमेंट आती है, और डिमांड कर्व पे मूवमेंट आती है इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड। इसी तरह अगर मेरे डिमांड कर्व पे शिफ्ट आता है, अगर मेरे डिमांड कर्व पे शिफ्ट आता है तो सप्लाई कर्व पे मूवमेंट आएगी, और जब सप्लाई कर्व पे मूवमेंट आएगी तो इसका मतलब है मेरी क्या चेंज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है। तो ये वर्ड्स आपको जो है वो दिमाग में बिठाने चाहिए। सही है। ये इसी तरह टेस्ट करता है। अब ये इसी एक साल में इसने क्या करा था, 2020 के पेपर में, मुझे याद नहीं है, इसने यहाँ पर लिख दिया था क्वांटिटी सप्लाइड, बस सेम सवाल था, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड लिख दिया था। सही है। तो इस तरह भी आपको घुमाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विद यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। अब यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, पीईडी इज इक्वल टू 1, सेम रिस्पॉन्सिवनेस होती है, इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
जितने से प्राइस बढ़ती है उतने से ही क्वांटिटी गिरती है, तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अनचेंज रहता है। सही है। व्हाट विल हैपन विद सच अ कर्व? अ फॉल इन प्राइस विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की जगह मैं रेवेन्यू भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस के गिरने से टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कौन सी इलास्टिसिटी है? इलास्टिक इन इलास्टिक। प्राइस और रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप कब होता है? इलास्टिक के इन इलास्टिक? एग्जैक्टली इलास्टिक होता है। सही है। A fall in the price will bring about an increase in sales but a fall in expenditure. ये वाले ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्राइस गिर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, पर फिर भी हमारा टोटल रेवेन्यू गिर रहा है या टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है। तो प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कौन सी इलास्टिसिटी होगी? इनइलास्टिक। ऑप्शन सी, एज द प्राइस राइजेस एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑन द प्रोडक्ट स्टेज द सेम। बिल्कुल सी में यही होता है, क्योंकि देख लो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनचेंज रहता है। As the price rises, expenditure on the product rises, then falls. Again, ऑप्शन डी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी क्या बात कर रहा है? ऑप्शन डी बात कर रहा है लीनियर डिमांड कर्व की। क्या बोल रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में एक्सपेंडिचर पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा। अब इस चीज को समझ लो कि मैं वापस आपके सामने बना रहा हूँ, ये मैं 3-4 बार बना चुका हूँ, मैं एक और बार बना रहा हूँ। लीनियर डिमांड कर्व की जब भी बात करेगा तो हमेशा याद रखना, आप ऐसा डिमांड कर्व बनाओगे जो वाई एक्सिस पे भी टच होगा, एक्स एक्सिस पे भी टच होगा। ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका इलास्टिक होगा, नीचे वाला हिस्सा इन इलास्टिक होगा, बीच वाला यूनिटरी होगा। अगला स्टेप होगा आपका, यहाँ तक आप लाइन बनाओगे, यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर आपने लिख दी क्वांटिटी। मुझे एक चीज बताओ, जब आप अपनी प्राइजेस को गिराओगे तो इलास्टिक वाले पोर्शन में जब प्राइजेस गिरती हैं तो रेवेन्यू क्या होता है? बढ़ता है कि गिरता है? जल्दी बताओ। इलास्टिक वाले पोर्शन में जब प्राइजेस को गिराओगे तो रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ता है। तो आप क्या करोगे? आप टोटल रेवेन्यू को बढ़ाओगे। इन इलास्टिक वाले पोर्शन में जब मैं प्राइजेस को गिराऊंगा तो रेवेन्यू क्या होगा? इन इलास्टिक वाले पोर्शन में जब मैं प्राइजेस को गिराऊंगा तो रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप टोटल रेवेन्यू को गिरा दोगे। तो ये वाले ऑप्शन में यही कह रहा है, एज द प्राइस राइजेस एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट राइजेस देन फॉल्स। इसको उल्टा भी देख सकते हो। जब आप प्राइजेस को पहले बढ़ाओगे इनिशियली, जब आप प्राइजेस को इनिशियली बढ़ाओगे तो नॉर्मली यही होता है कि आपका रेवेन्यू पहले बढ़ता है फिर आपका रेवेन्यू गिरता है। तो अगेन हम नॉर्मली प्राइस डिक्रीज से देखते हैं इस चीज को। सही है। तो ये लीनियर डिमांड कर्व की बात हो रही है यहाँ पे, पर एग्जैक्टली वो कभी भी इस तरह नहीं लिखेगा। वो आपको लीनियर हिंट दे देगा कोई ना कोई, या तो आपको सवाल में बना के दे देगा या तो कुछ और करेगा। ऑप्शंस में वो इतना टेस्ट नहीं करता, पर ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आता है पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, एज द प्राइस राइजेस एक्सपेंडिचर स्टेज द सेम। सही है। तो ये सिंपल सा सवाल था अपना। अच्छा, उसके बाद ये तो आसान सवाल था वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, in the diagram D and S are the demand and supply curves for a good. What would cause the supply curve to shift to the left, shift in the short run to S1 ना? तो S1 का मतलब है आगे जा रहा है। इसका मतलब है पहले के मुकाबले में सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। सही है। अगर मेरी पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ रही है तो बेसिकली, भाई देख ले एक बार, तू देख ले भाई, पिक्चर ले ले बस। इलास्टिक, यूनिटरी, इन इलास्टिक, ये वाला ग्राफ होता है। सही है। लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। अच्छा, अब मुझे बताओ सप्लाई कौन से ऑप्शन में बढ़ रही है? ये तो बता ही सकते हो यार। अब सप्लाई फैक्टर ढूंढना है खाली, बस सप्लाई फैक्टर। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होते तो ये क्या फैक्टर है? ये डिमांड फैक्टर है, इससे डिमांड शिफ्ट होगा। सही है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगेन डिमांड शिफ्ट होगा। अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इससे पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ जाएगी। अ गवर्नमेंट वार्निंग दैट द कंजम्पशन ऑफ द गुड कैन डैमेज हेल्थ, गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि भाई अगर इस गुड को कंज्यूम करोगे तो हेल्थ डैमेज होगी, तो डिमांड कम होगी। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सप्लाई अपने को बढ़ानी है बस। बहुत हल्का सवाल है ये, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ये तरीके से देख लेना। टीईएस का सवाल है ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सही है। A refinery which processes oil into petrol is faced with the following conditions. सही है। अब इस चीज को समझो, सिर्फ आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई की लॉजिक होनी चाहिए। इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? देखो हमेशा याद रखना, पीईएस का जो लिंक होता है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो लिंक होता है वो पूरा डिमांड से होता है। तो सबसे पहले दिमाग में डाल दो कि पीईएस का जो पूरा लिंक है ना वो डिमांड से। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़नी चाहिए, हाँ या ना? बस सिंपल ये बता दो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़नी चाहिए। सिंपल सा सवाल है। तो अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो मेरी प्राइस बढ़ती है। अगर प्राइस के बढ़ने पे
मैं उस डिमांड को आसानी से मीट कर पा रहा हूं। वापस सुनना, अगर मैं डिमांड के बढ़ने से उस डिमांड को आसानी से मीट कर पा रहा हूं तो इसका मतलब है मेरी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी। मैं डिमांड को आसानी से मीट कर रहा हूं, तो डिमांड के बढ़ने पे जब मेरी प्राइस बढ़ी और मैंने उस प्राइस के बढ़ने पे डिमांड को आसानी से मीट कर लिया तो इसका मतलब है मेरी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। इसी तरह अगर मेरी डिमांड बढ़ी और मेरी प्राइसेस बढ़ी और मैं इस डिमांड को इतनी आसानी से मीट नहीं कर पा रहा, अगर मैं इस डिमांड को इतनी आसानी से मीट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है मेरी क्वांटिटी सप्लाइड कम से बढ़ेगी। तो ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी, ये इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। सही है। अब इसके फैक्टर्स होते हैं, वो बात की बात है, खाली बस ये ऑप्शंस देख लो। अगर एक कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, फुल कैपेसिटी का मतलब कोई एक्स्ट्रा डिमांड मीट करने की जगह ही नहीं है, फुल कैपेसिटी पे काम हो रहा है, तो मुझे बताओ अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या उस डिमांड को मीट कर सकते हो? अगर फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो क्या उस डिमांड को मीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर डिमांड के बढ़ने पे मेरी प्राइसेस बढ़ भी जाती हैं तो मैं उस डिमांड को नहीं मीट कर पाऊंगा, इसका मतलब है मेरी सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। अगर मैं पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं पेट्रोल, देखो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट है पेट्रोल, तो अगर मैं पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूं और मेरे पास फुल स्टोरेज पड़ी हुई है पेट्रोल की, तो अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है तो क्या मैं इस सप्लाई को आसानी से मीट कर पाऊंगा? मेरे पास फुल स्टोरेज है पेट्रोल की, तो डिमांड बढ़ेगी तो मैं आसानी से मीट कर जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पेट्रोल पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को एकदम से बढ़ा दूंगा तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। इसी तरह it has received delivery of new fleet of petrol tankers to transport its petrol। मुझे पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नए नए टैंकर्स मिले, तो इसका मतलब है मैं बहुत आसानी से सप्लाई अपनी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी, मेरे पास बहुत टैंकर्स पड़े हुए, मैं एकदम से जो है वो डिलीवर कर दूंगा। इसका मतलब है यहां पर मेरी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। और लास्ट ऑप्शन, इट रिक्वायर्स 6 months टू ट्रेन न्यू वर्कर्स टू क्वालिफाई इन सेफ्टी प्रोसीजर्स। अब अगर मेरी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड को मीट करने के लिए मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। अगर मेरी डिमांड बढ़ती है तो मुझे डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ रहा है और मुझे लेबर को ट्रेन करने में 6 महीने लग रहे हैं, अगर मुझे लेबर को ट्रेन करने में 6 महीने लग रहे हैं, इसका मतलब है मैं अपनी सप्लाई को इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकता, तो सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। तो अगर आप डिमांड को इजीली मीट कर पा रहे हो तो इलास्टिक, और डिमांड को इजीली नहीं मीट कर पा रहे तो इनइलास्टिक। पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि एक कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, अगर फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है इसका मतलब है हमारे पास जगह ही नहीं है। तो अगर हमारे पास जगह ही नहीं है तो डिमांड के बढ़ने पे अगर प्राइसेस बढ़ भी जाती हैं तो मैं अपनी सप्लाई को इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकता। तो अगर मैं अपनी सप्लाई को इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकता तो इसका मतलब है डिमांड, सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन करने की जगह ही नहीं है। और अगर मेरे पेट्रोल के स्टोरेज टैंक फुल होंगे और मैं काम ही पेट्रोल का कर रहा हूं, तो अगर मेरे पेट्रोल की डिमांड बढ़ भी जाएगी तो मैं आसानी से सप्लाई को मीट कर लूंगा। क्यों? उस डिमांड को मीट करने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो मैं एकदम से अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। सही है। अभी तो रिपीट किया भाई, अगर मैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जगह नहीं है, तो डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो मैं अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, मैं अपनी सप्लाई इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकता, तो इनइलास्टिक सप्लाई होगी। सही है। तो इसका मतलब है व्हाट कंडीशंस मेक द सप्लाई इनइलास्टिक, 1 and 4। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सही है, क्लियर है ये चीज? तो हमेशा याद रखना, पेपर में जब भी फंसो डिमांड से लिंक करना है इसको, बस क्या डिमांड इजीली मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, खत्म। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये भी एक बहुत सवाल है जो रिपीट होता है ये बहुत ज्यादा आता है। द टेबल गिव्स एस्टिमेट्स, अब ये एक बार सुनना, मैं रिपीट नहीं कर सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। द टेबल गिव्स एस्टिमेट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटीज एंड क्रॉस इलास्टिसिटीज फॉर बस एंड रेल ट्रेवल। सही है। अच्छा, तो देखो टेबल किस तरह दी हुई है, इस टेबल को रीड कैसे करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ बस ट्रेवल एंड रेल ट्रेवल, और यहाँ पर भी बस ट्रेवल लिखा हुआ है और रेल ट्रेवल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर बस ट्रेवल और रेल ट्रेवल लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस। सही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस। अच्छा, पहले वाले में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बस एंड बस, ये देखो बस ट्रेवल की प्राइस, बस ट्रेवल की क्वांटिटी, तो ये पीडी होगा कि एक्सटीडी होगा, बस ट्रेवल की प्राइस, बस ट्रेवल की क्वांटिटी, पीडी होगा कि एक्सटीडी होगा, पीडी होगा। और क्योंकि देखो नेगेटिव में, पीडी हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इसका मतलब है ये मेरा पीडी है। दूसरा, ये क्या होगा, रेल ट्रेवल की प्राइस और रेल ट्रेवल की क्वांटिटी, तो ये भी पीडी होगा क्योंकि नेगेटिव में। सही है, तो ये भी पीडी होगा। अब मैंने दोनों पीडी आइडेंटिफाई कर लिए, अब एक्सटीडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक्सटीडी आइडेंटिफाई करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, और ये इस चीज को समझना,
मेन यहाँ पर आपको क्या काम आएगा, एक्ससीडी का फॉर्मूला काम आएगा। क्या काम आएगा, एक्ससीडी का फॉर्मूला। एक्ससीडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। सही है, तो मैं यहाँ पर गुड का नाम नहीं लिख रहा, मुझे सिंपली ये बता दो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुझे इतना तो पता है एक्ससीडी है, ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है, ये एक्ससीडी है, क्योंकि रेल ट्रेवल की प्राइस है, रेल ट्रेवल की प्राइस है और बस की क्वांटिटी है। सही है, रेल ट्रेवल की प्राइस है और बस की क्वांटिटी है, तो ये है तो एक्ससीडी। और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूट है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूट है, सिंपल। यहाँ पर फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला कैसा बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी होगी, खाली इतना बता दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी होगी, बस की होगी कि रेल की होगी, बस की होगी कि रेल की होगी, बस की होगी। और क्यों, क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ रेल ट्रेवल, तो नीचे क्या आएगा, नीचे अपन लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रेल। सही है, क्लियर है ये चीज, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह अब इसका फॉर्मूला बनाना है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये भी एक्ससीडी है। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग बनेगा, आप नोटिस करो यहां पर प्राइस ऑफ बस ट्रेवल है और क्वांटिटी ऑफ रेल ट्रेवल है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर आपका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रेल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस। सही है, तो देखो इस तरह फॉर्मूला बनते हैं यहाँ पे, तो आपको टेबल को रीड करना है कि प्राइस किसकी है, जिसकी प्राइस होगी ना वो नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी प्राइस थी तो बस ट्रेवल नीचे आया। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रेवल। तो किसकी क्वांटिटी की बात कर रहा है, किसकी क्वांटिटी की बात कर रहा है, रेल की क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है रेल की क्वांटिटी डिमांड देखनी है। और प्राइस की किसकी बात कर रहा है, बस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है मुझे बस की प्राइस देखनी है। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा बनाना होगा, मुझे फॉर्मूला कौन सा बनाना होगा, मेरा फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रेल ट्रेवल, क्योंकि इससे क्वांटिटी ऑफ रेल की बात करिए। और इसको डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस ट्रेवल। तो इसका मतलब है आप एक्ससीडी नंबर 1 देखोगे कि एक्ससीडी नंबर 2 देखोगे, खाली इतना बता दो। आपको एक्ससीडी नंबर 1 का काम है या एक्ससीडी नंबर 2 का काम है, देख के बताना है, बस 2 का काम है। तो अगर आपको एक्ससीडी नंबर 2 का काम है तो आप फॉर्मूले में कैसे डालोगे इसको, सबसे पहले यहां पर आप लिख दोगे प्लस 0.16, आपने लिख दिया पहले प्लस 0.16। अगला स्टेप आपका क्या होगा, मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ रेल ट्रेवल, अपने को नहीं पता, सवाल में हमसे यही पूछा है, तो ये एक्स होगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस कितना है, 1%, तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ रेल कितना आ जाएगा, प्लस 0.16% आ जाएगा। सही है, प्लस 0.16%, तो इसका मतलब है यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर होगा एन इंक्रीज ऑफ 0.16। क्यों, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है, और सब्स्टिट्यूट के केस में एक गुड की प्राइस और दूसरी गुड की क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अगर बस की प्राइस बढ़ेगी तो रेल ट्रेवल की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इंक्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ऑफ 0.16। तो तरीका क्लियर है इसका, बेसिक सेम ही तरीका है, ये तरीका चेंज नहीं होता कभी, तो जिस तरह का भी एमसीक्यू आ जाए तरीका सेम ही रहेगा। बढ़ जाऊं आगे तो मैं जल्दी भगाऊं आप थोड़ा, सही। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ गुड, मैक्सिमम प्राइस OP1 लगा दिया भाई। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है, मैक्सिमम प्राइस जिससे अबव द इक्विलिब्रियम लगाया, अब अगर अबव द इक्विलिब्रियम लगाया तो इनफेक्टिव होगा, और अगर जब इनफेक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि घूम फिर के जो है वो इधर ही आएगा, क्योंकि मार्केट में सरप्लस होगा। तो व्हाट वुड दिस हैव अचीव्ड, द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ OQ, क्योंकि मेरी मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इनफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है, मैं वापस फॉल कर जाऊंगा इक्विलिब्रियम पे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सही है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर सिंपली क्या होगा, बी होगा। क्लियर है ये चीज, तो ये बहुत आसान है, इसमें लंबी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल स्टॉक्स ऑफ कॉड आर करेंटली अंडर द थ्रेट ड्यू टू ओवरफिशिंग। क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल स्टॉक्स ऑफ कॉड आर करेंटली अंडर थ्रेट। अगर ग्लोबल स्टॉक्स अंडर थ्रेट है इसका मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा है कम है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर ग्लोबल स्टॉक्स ऑफ कॉड अंडर थ्रेट है तो सप्लाई की होगी, सप्लाई कम होगी। और जब भी मार्केट में सप्लाई कम होती है शॉर्टेज होता है सरप्लस होता है, शॉर्टेज होगा सरप्लस होगा, शॉर्टेज होगा। और जब भी मार्केट में शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो ये एक साइड मैंने कर दी। While there are plentiful supplies of the less popular Alaskan pollock, अब ये अलास्कन पोलॉक की जो है वो सप्लाई क्या है, ज्यादा है, प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स ना, तो प्लेंटी ऑफ स्टॉक मतलब सप्लाई ज्यादा है। अब अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट में सरप्लस होगा,
और जब मार्केट में सरप्लस होगा तो प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी। सिंपल। सवाल में क्या पूछा हुआ है, हाउ माइट द प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट टू लिमिट द डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स, तो क्या होगा, क्या आंसर होगा। अब आंसर तो देख के बता दो। ओवर फिशिंग का मतलब है डिमांड ज्यादा है, ओवर फिशिंग का मतलब है डिमांड ज्यादा है, तो इन दी एंड वो तो शॉर्टेज ही रही है ना। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, द प्राइस ऑफ कॉड विल राइज while the price of Alaskan pollock will fall। सही है, तो बहुत आसान सवाल था। शॉर्टेज से प्राइस बढ़ेगी, सरप्लस से प्राइस गिरेगी, बेसिक प्राइस मैकेनिज्म। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 A2 का सवाल है, आना तो नहीं चाहिए पेपर में आपके, तो ये मैं नहीं कर रहा, अब जरूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 A2 है, इसको मार्क कर दो। सही है, अगर करना भी है ना तो इसका आंसर मैं बताया था, इसका आंसर डी होगा। सही है, तो खुद ट्राई कर लेना, इसका आंसर डी है। सही है, 13 का आंसर डी है। 14 देखो क्या लिखा हुआ है, द कंजम्पशन ऑफ अ गुड जनरेट्स एक्सटर्नल बेनिफिट। अब एक्सटर्नल बेनिफिट कौन सा गुड क्रिएट करता है, मेरिट गुड। और अगर ये कंजम्पशन की बात कर रहा है तो मैं डिमांड को देखूंगा, सप्लाई को देखूंगा, जल्दी बताओ। अगर कंजम्पशन की बात कर रहा है तो डिमांड देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, डिमांड देखेंगे। तो इसका मतलब है आपके लिए जितनी भी रेलिवेंट ग्राफ है वो डिमांड के होंगे। और मेरिट गुड में सबसे बड़ा मसला क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से लोग जो है वो इस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से लोग इसकी गुड को डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती। Which diagram shows the change in the equilibrium necessary to reflect the correct value of the good। अगर लोग जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से डिमांड कम कर रहे हैं, और अगर मुझे इस चीज को सोसाइटी के लिए सही करना है तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना। तो अगर मुझे रिफ्लेक्ट करना है करेक्ट वैल्यू टू द सोसाइटी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डिमांड को जो है वो बढ़ाने की करूंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, मेरा आंसर सिंपली ये होगा जिसमें मुझे डिमांड को राइट पर शिफ्ट करना है। क्योंकि अगर मुझे सोसाइटी के हिसाब से इस चीज को शो करना है तो ये मेरिट गुड की डिमांड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। सही है, तभी हम एडवर्टाइजिंग से जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इररिलेवेंट हो गए। सही है, तो कंजम्पशन से डिमांड पकड़ा, एक्सटर्नल बेनिफिट से मेरिट गुड को पकड़ा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से डिमांड कम होती है। अगर इस मसले को हल करना है तो हल कैसे करेंगे, डिमांड को बढ़ा के, खत्म। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो ये भी A2 का है। अगेन अगर ये भी आपको करना है तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी है। सही है, पर ये आपके AS में आएगा नहीं, A2 का सवाल है। सही है, तो इसको भी हटा दो। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन बहुत हल्का सवाल है, व्हाट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ पब्लिक गुड दैट इज नॉट फाउंड विद प्राइवेट गुड। अगेन बस सिंपल आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक गुड जो है वो नॉन राइवल होता है, पब्लिक गुड जो है वो नॉन राइवल होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, और पब्लिक गुड जो है वो नॉन रिजेक्टेबल होता है, जो कि इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मसला पब्लिक गुड का क्या होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम का मसला बहुत खतरनाक होता है। सही है। कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू पे, बिल्कुल गलत, ये प्राइवेट गुड का फीचर है। इट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये प्राइवेट गुड का फीचर है। डीमेरिट गुड वाला केस है ये। सही है, तो डीमेरिट गुड प्राइवेट गुड की हेडिंग के अंदर आता है। इट्स कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर कंज्यूमर्स, बिल्कुल गलत, ये राइवलरी का फीचर है, और राइवलरी का फीचर पब्लिक गुड में नहीं आता। इट्स कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर्स, तो ये नॉन राइवल। सही है, नॉन राइवल, नॉन ऑक्सीडेबल, तो ये सारे फीचर जो है वो पब्लिक गुड में आते हैं। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि पब्लिक गुड को प्राइवेट गुड से अलग करता है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी हल्का सवाल है, इन द डायग्राम S and S1 आर द सप्लाई कर्व फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन years 1 and years 2। सही है, रिस्पेक्टिवली। D is the demand curve in years 1 and year 2। In year 1 the government purchased the amount necessary to ensure the price was OP। तो मुझे बताओ मेरे year 1 का सप्लाई कर्व ये है। सही है, तो ये मेरे ईयर 1 का सप्लाई कर्व है, तो इसका मतलब है ईयर 1 पे मेरी प्राइस चल रही है ये, तो इसका मतलब है ये एरिया जो है वो मेरे ईयर 1 का सरप्लस होगा। इसका मतलब है W से लेके Y मेरा ईयर 1 का क्या चल रहा है, सरप्लस चल रहा है। सही है, क्योंकि ईयर 1 में गवर्नमेंट को ये सरप्लस खरीदना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट को इस प्राइस को मेंटेन करना है। फिर इसने सवाल में क्या पूछा हुआ है, द प्राइस इज हेल्ड एट OP इन ईयर 2। तो गवर्नमेंट ने जो है वो इस प्राइस को मेंटेन रखा है ईयर 2 में भी, तो ईयर 2 में भी इस प्राइस को मेंटेन रखा है, और ईयर 2 में जो है वो मेरी सप्लाई पहले के मुकाबले में बढ़ गई है, तो इसका मतलब है सरप्लस में कुछ फर्क आया होगा। हाउ मच मोर, अब इसने मोर का मतलब है इसने मुझसे पूछा हुआ है एक्स्ट्रा, मस्ट द गवर्नमेंट बाय इन ईयर 2 देन इट बॉट इन ईयर 1। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट को कितना एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा ईयर 2 में। तो मुझे बताओ मेरा ईयर 2 का सरप्लस क्या होगा, मेरे ईयर 2 का सरप्लस ये होगा Y से लेके Z। अगर मैं अपने ईयर 1 के सरप्लस की बात करता हूं तो वो WY होगा, और ईयर 2 के एक्स्ट्रा सरप्लस की अगर मैं बात करता हूं, एक्स्ट्रा सरप्लस की बात करता हूं तो वो क्या होगा YZ।
तो इसने मुझसे सवाल में पूछा हुआ है एक्स्ट्रा सरप्लस। तो अगर इसने आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि हाउ मच मोर मस्ट द गवर्नमेंट बाय, तो इसका आंसर तो फिर डी हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछता कि हाउ मच द गवर्नमेंट शुड बाय, अब देखो स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। इसने पहले मुझसे पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट को कितना एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, तो अगर गवर्नमेंट ने हमसे एक्स्ट्रा पूछा हुआ है तो हम बोलेंगे WZ। अगर गवर्नमेंट मुझसे पूछती है कि गवर्नमेंट को टोटल कितना खरीदना पड़ेगा, तो टोटल आप बोलोगे WZ, क्योंकि टोटल सरप्लस आपका 2 साल का कितना है, WZ। तो हमेशा याद रखना, अगर सवाल में आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं तो आप सिर्फ ईयर 2 को देखोगे, और अगर वो आपसे सवाल में टोटल पूछ रहे हैं तो आप ईयर 1 और ईयर 2 का मिला के देखोगे। सही है, तो ईयर 2 और ईयर 1 का मिला के कितना है, WZ। तो अगर वो आपसे ईयर 1 और ईयर 2 का साथ पूछता है ना, बस सिंपली कह देता कि गवर्नमेंट को कितना सरप्लस खरीदना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करते, आप सिंपली कहते WZ। अब क्योंकि इसने मुझसे एक्स्ट्रा पूछा हुआ है तो मैंने YZ चूज करा है। सही है, तो ये सवाल दो तरीके से आता है, या तो मोर पूछेगा या तो टोटल पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिक आपको इसकी याद होनी चाहिए। देखो हर MCQ की टेक्निक होती है, वो याद कर लो। Each diagram shows the production possibility curve of two economies X and Y which produce food and clothes. सही है, in which diagram would both economies benefit by specializing in the good in which they have comparative advantage and trading at an exchange rate 1 unit of clothes to 1 units of food. इनका जो है वो ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या है, मतलब इनका ट्रेडिंग एक्सचेंज रेट क्या है। इनका ट्रेडिंग एक्सचेंज रेट है 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग इज टू 1.5 यूनिट ऑफ फूड। और अगर आपको एक चीज याद हो कि ट्रेडिंग जो रेशो निकलता है ना, एक्सचेंज रेट जो इनका ट्रेडिंग का रेशो निकलता है दो कंट्रीज के बीच में, वो हमेशा किस तरह डिटरमाइन होता है, इट लाइज बिटवीन टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, तो जो कंट्री के इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशोज होते हैं ना, ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो हमेशा उनके बीच में होता है। जब हमने माइक्रो मैक्रो बुकलेट्स करा था तो मैंने ये चीज बताई थी आपको कि दो रेशो के बीच वाला रेशो चूज करते हैं, और जब आप बीच वाले रेशो चूज करते हो तो दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। सही है, तो सबसे पहली हिंट आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये जो आपको रेशो दिया हुआ है ये दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में, तो आपको इन ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये वाला रेशो बीच में आ रहा है, दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो के बीच में आ रहा है। सही है, तो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, तरीका देख लो इसका। अब पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, अगर मैं कंट्री एक्स का देखता हूं तो कंट्री एक्स का रेशो कितना आ रहा है, 1 क्लोथ इज टू 3 फूड, ऐसा ही है, 1 क्लोथ इज टू 3 फूड। सही है, और अगर मुझे कंट्री वाई का देखना है तो कंट्री वाई का कितना आ रहा है, 2 क्लोथ्स इज टू 4 फूड। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, 1 क्लोथ इज टू 2F। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक रेशो ये है और एक रेशो ये है, क्या ये वाला रेशो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ या ना। क्या मेरा 1C इक्वल्स टू 1.5 इन दोनों रेशियोज के बीच में है, नहीं है। ये वाला रेशियो तो मेरा इससे भी कम है, इसका मतलब है मेरा ए आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर ए नहीं हो सकता, कोई ऐसा रेशियो होना चाहिए जो बीच में हो। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी दो पीपीसी पैरेलल होते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो जब सेम होते हैं तो आप कोई ट्रेड नहीं करते, ट्रेड का फायदा ही नहीं है। सही है, अच्छा ऑप्शन सी को देख लो। ऑप्शन सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंट्री एक्स का देखेंगे, कंट्री एक्स का क्या आ रहा है, 2 क्लोथ्स इज टू 4F। सही है, 2 क्लोथ्स इज टू 4F, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 1 क्लोथ इज टू 2F। सही है, 1 क्लोथ इज टू 2F, और इसी तरह आप कंट्री वाई का भी निकाल लोगे, कंट्री वाई का कैसे निकालोगे, 5 क्लोथ्स इज टू 5 फूड। तो क्या करोगे, 5 क्लोथ्स इज टू 5 फूड, तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या आएगा, 1 क्लोथ इज टू 1F। मुझे बताओ, क्या ये वाला रेशो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, क्या ये वाला रेशो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है ना लाई, क्योंकि 1 क्लोथ इज टू 1.F जो है वो इन दोनों रेशोज के बीच में है। अगर ये इन दोनों रेशोज के बीच में, इसका मतलब है दोनों कंट्रीज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोज ये आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया, तो सबसे पहली चीज आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है कि ये ट्रेडिंग एक्सचेंज रेट है, और ट्रेडिंग एक्सचेंज रेट हमेशा दो कंट्रीज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के बीच में होता है। सही है, तो अगर ये इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब है मेरा आंसर यहाँ पर सी होगा। सही है, तो बस टेक्निक याद होगी तो कभी गलत नहीं करोगे। सही है, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये थोड़े बहुत आसान MCQs आ रहे हैं। An argument against the trade protection is that it will increase trade protection क्या होती है, टैरिफ वगैरह, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जब अपन प्रोटेक्ट करते हैं, क्या इससे कंपटीशन बढ़ता है,
क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए इससे कंपटीशन बढ़ता है? नहीं बढ़ सकता। ये तो हम कंपटीशन खत्म करने के लिए कर रहे होते हैं। हम प्रोटेक्शनिज्म करते क्यों हैं? हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, अपन कंपटीशन को खत्म करते हैं। डोमेस्टिक प्राइस लेवल, क्या डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप प्रोटेक्शनिज्म के टूल लगाते हो, जब आप प्रोटेक्शनिज्म के टूल लगाते हो तो आप क्या करते हो? आप कस्टमर को स्विच करते हो किधर? डोमेस्टिक पे। और जब आप कस्टमर को डोमेस्टिक पे स्विच करते हो तो कंजम्पशन बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और आपकी इकोनॉमी में क्या आ जाती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिसएडवांटेज है। आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब है अपने को डिसएडवांटेज देखना है। सही है? तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो क्या ये डिसएडवांटेज है? अगर ट्रेड प्रोटेक्शन से इन्फेंट इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं तो क्या ये डिसएडवांटेज है? क्या ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है, क्या आर्ग्यूमेंट फॉर है? या आर्ग्यूमेंट फॉर होती है, सही है, ये अगेंस्ट नहीं होती। तो इसका मतलब है इसका आंसर भी गलत हुआ। सही है, ये एक बेनिफिट है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये बेनिफिट है। सही है, अगेंस्ट नहीं लिखा होता तो फिर सी होता, सी होता। द करेंट अकाउंट डेफिसिट, भाई प्रोटेक्शनिज्म के टूल का काम ही ये होता है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी याद है? एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में क्या करते हैं? अपन डेफिसिट को कम करते हैं, अपन टैरिफ लगा के, अपन कोटा लगा के, अपन डीवैल्यूएशन करके करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करते हैं। अपन किसी तरह अपने इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, तो इससे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज थोड़ी होगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है। सही है, क्लियर है ये चीज? तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है। सवाल में मुझे डिसएडवांटेज ढूंढना है, तो ये डिसएडवांटेज होता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 20, a country's terms of trade currently stands at 150. Since 2000 the average price export की बढ़ गई है 20% से। What has been the change in the average price level of imports? So terms of trade का फॉर्मूला क्या होता है? terms of trade का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट प्राइस का इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे बताओ मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पर कितना है? 150। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स कितना है? अगर एक्सपोर्ट की प्राइस 20% से बढ़ी है तो इंडेक्स कितना होगा? अगर एक्सपोर्ट की प्राइस 20% से बढ़ी है तो इंडेक्स कितना होगा? आप +20 कर दोगे, आप 100 में +20 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 120। हमेशा याद रखना, जब भी इंडेक्स की बात हो ना और +20 लिखा हुआ हो तो +20 कर दोगे तो 120 हो जाएगा। इंपोर्ट मेरे को नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्स का आंसर क्या आ रहा है? एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 80। 80 का मतलब क्या है? 80 की जो अमाउंट आ रही है उसका मतलब क्या है? कि इंपोर्ट की प्राइजेस 20% से गिरी हैं। 80 का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट की प्राइजेस 20% से गिरी हैं, क्योंकि हमेशा 100 से देखते हैं। अगर 100 से नीचे है तो प्राइजेस गिरी है, 100 से ऊपर है तो प्राइजेस बढ़ी है। तो अगर 100 से नीचे तो इसका मतलब है 20% से प्राइजेस इंपोर्ट्स की क्या हुई है? फॉल हुई है। क्लियर है? तो इंडेक्स की रीडिंग आपको आनी चाहिए। सही है। कभी कभार आपसे डायरेक्टली पूछता है इंडेक्स बता दो, तो अगर डायरेक्टली आपसे इंडेक्स पूछता तो ये ऑप्शन में आपको 80 देता, तो आप 80 सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसने चेंज पूछा है तो फिर अपने को इंडेक्स से माइनस करना पड़ेगा, 100 से माइनस करते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ बिल्कुल ना, 100 से कम तो प्राइस कम हो रही है, 100 से ज्यादा प्राइस बढ़ रही है। 21, अ गवर्नमेंट विशेस टू प्रेजेंट इट्स फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। तो एक गवर्नमेंट को क्या रिपीट करना है सुफियान बेटा, बता इसमें क्या मसला आ रहा है? सिंपल, बस फॉर्मूलेज लगाने। आंसर मेरा 80 आ रहा है। 80 का मतलब क्या है? कि भाई 100 से नीचे है। 100 के नीचे का होने का मतलब क्या है? इंपोर्ट की प्राइसेस 20% से कम हो रही है। बाकी फॉर्मूला जो लगाया है वो तो सिंपल है। अगर 20% का इंक्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100 में +20 कर दो, क्योंकि इंडेक्स हमेशा इसी तरह देखा जाता है। सही है। अगर +20 लिखा हुआ है तो 100 में 20 ऐड करोगे 120 हो जाएगा। 150 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स मैंने निकाल लिया, मेरे पास 80 आया। 80 का मतलब ये होता है कि 100 से कम है। 100 से कम होने का मतलब प्राइजेस कम हुई हैं, तो कितने से कम हुई है? -20 से कम हुई है। सही है। ये भी मसला है तो मैं वापस बता दूंगा एंड में। A government wishes to present its final balance of payments. It has calculated the current account balance. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है ना वो अपने को प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट नॉर्मली ये करती है। तो इसके लिए मेरे पास करंट अकाउंट आ गया सबसे पहली चीज, कैपिटल अकाउंट आ गया दूसरी चीज, फाइनेंशियल अकाउंट आ गया तीसरी चीज। मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए तीनों चीज आ गई है, पर मेरे पास एक चीज मिसिंग है। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क? हमेशा याद रखना, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता। तो जब आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रेजेंट करते हो ना इकोनॉमिक अपने डेटा में, तो आपको साथ में नेट एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट देना पड़ता है, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होता।
जिस तरह आपका ट्रायल बैलेंस कभी कभार बैलेंस नहीं होता तो आप क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट खोलते हो ना, तो इसी तरह गवर्नमेंट भी यही करती है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं होता तो नेट एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट भी आपको साथ दिखाना पड़ता है कि भाई ये एरर्स हैं और ये ओमिशंस हैं, इसको अपन ढूंढ रहे हैं, ये डेटा वो है जो अपने को मिल नहीं रहा है, हमसे कोई गलती हो गई है या कुछ मिस हो गया या कोई एरर हो गया, कुछ भी हो गया, सही है, तो साथ में आपको ये दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, द टेबल शोज इन्फ्लेशन रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड चेंजेस इन मनी वेज। मनी वेज क्या होती है? मनी वेज पता है किसी को? मनी वेज इज नॉमिनल वेज, सही है, नॉमिनल वेज बोल दो या नॉमिनल इनकम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सही है। बिटवीन 2008 एंड 2009 फॉर अ नंबर ऑफ कंट्रीज, तो मुझे इन्फ्लेशन का डेटा दिया हुआ है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट दी हुई है और मुझे मनी वेजेस दी हुई है। मनी वेजेस का मतलब नॉमिनल इनकम, तो अगर आपको नॉमिनल इनकम दिया हुआ है और इन्फ्लेशन दिया हुआ है तो क्या आप रियल इनकम निकाल सकते हो? सिंपल है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? ऑन एवरेज दोज इन एम्प्लॉयमेंट इन द यूके हैड एन इंक्रीज इन रियल इनकम। मुझे बताओ क्या यूके वाले की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? क्या यूके वाले लोगों की रियल इनकम बढ़ी है? नोटिस करो, इनकी इन्फ्लेशन जो है वो +1.8 है और उनकी नॉमिनल इनकम +2.5 है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको 1.8 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? +0.7। तो मेरी रियल इनकम जो है वो 0.7 से बढ़ी है, मेरी नॉमिनल इनकम ज्यादा से बढ़ी है, इन्फ्लेशन कम से बढ़ी है, इसका मतलब है मेरी रियल परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर यही होगा, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द सेम नंबर ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिया हुआ है, जब भी आपको रेट दिया हुआ हो तो आप नंबर पे बात नहीं कर सकते। द सेम प्रोडक्ट वुड हैव द सेम प्राइस इन फ्रांस एंड जर्मनी, बड़ी वाहियात बात करी है इसने, बोला फ्रांस एंड जर्मनी का इन्फ्लेशन का रेट सेम है, इसने बोला भाई फ्रांस और जर्मनी का इन्फ्लेशन का रेट सेम है तो दोनों कंट्रीज में प्राइसेस भी सेम होंगे, बिल्कुल गलत। आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पर प्राइसेस थोड़ी दी हुई है, आप इससे प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जैक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट वेयर इन्फ्लेशन वाज हाईएस्ट। इन्फ्लेशन हाईएस्ट किधर थी? इन्फ्लेशन हाईएस्ट किधर है? यूके में। पर क्या यूके में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है? इसने बोला भाई जिस कंट्री में इन्फ्लेशन हाईएस्ट है उसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी हाईएस्ट है। यूके में आपकी इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट किधर है? जर्मनी में। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गलत, तो बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिंपल है, आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है, रियल इनकम का फॉर्मूला लगाना है, नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट, तो नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट मेरे पास आया +0.7, इसका मतलब मेरी रियल इनकम बढ़ रही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक फालतू सवाल है। The diagram compares the inflation rates of Paraguay and Argentina between 1950 and 2005, सही है। तो देखो सबसे पहले तो देख लो लेबलिंग क्या हुई है, यहाँ पर मुझे इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है और मुझे एक सिंपल सी चीज खाली बता दो, क्या इन्फ्लेशन का रेट 0 से नीचे जा रहा है? क्या इन्फ्लेशन का रेट 0 से नीचे जा रहा है? सिंपल। अब ये टेबल रीड करना आनी चाहिए, ग्राफ जो है, अगर इन्फ्लेशन का रेट 0 से नीचे नहीं जा रहा इसका मतलब है इन्फ्लेशन का रेट थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है। अगर इन्फ्लेशन का रेट थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है इसका मतलब है थ्रू आउट द टाइम प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन का रेट नेगेटिव नहीं होगा प्राइसेस नहीं गिरेंगी, उसको डीफ्लेशन कहते हैं अगर आपको याद हो, नेगेटिव इन्फ्लेशन या डीफ्लेशन। तो जब तक आपका रेट पॉजिटिव है तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ज्यादा से बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, कम से बढ़ रही है तो डिसइन्फ्लेशन, सही है। फिर मेरे को इसने डिफरेंट कलर्स दिए हैं, पैराग्वाई की ये लाइन है और अर्जेंटीना की इसने शेडिंग करी हुई है, सही है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। What can be concluded from 1950 to 2005? पहला क्या लिखा हुआ है? अर्जेंटीना's prices fell, क्या प्राइसेस गिरी हैं? क्या थ्रू आउट द टाइम रेट मेरा नेगेटिव गया है? नहीं गया है। अगर थ्रू आउट द टाइम मेरा रेट नेगेटिव नहीं गया है तो इसका मतलब है प्राइसेस थ्रू आउट द टाइम नहीं गिरी हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को तो ऐसे ही हटा दो, बिल्कुल फालतू ऑप्शन है, देखने की भी जरूरत नहीं है। अर्जेंटीना स्टेबलाइज्ड इट्स प्राइस लेवल बिटवीन 1973 एंड 1992, तो 1973 मेरा यहाँ पर आ रहा है, 1992 मेरा यहाँ पर आ रहा है। मुझे बताओ क्या अर्जेंटीना की देखो शेडिंग हुई है, अर्जेंटीना ने क्या प्राइसेस को स्टेबल किया है? नहीं करा। आप नोटिस करो अर्जेंटीना की प्राइसेस तो बहुत ज्यादा निकल रही हैं, तो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब थी इन सालों के दौरान, सही है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, स्टेबल नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका ग्राफ बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। पैराग्वाई वाज ऑलवेज मोर सक्सेसफुल देन अर्जेंटीना एट कंट्रोलिंग इट्स इन्फ्लेशन रेट, ये कह रहा है कि पैराग्वाई जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा कामयाब था, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, क्या इस वाले पोर्शन में पैराग्वाई ज्यादा सक्सेसफुल है? नहीं, यहाँ पर अर्जेंटीना ज्यादा सक्सेसफुल है। देखो अर्जेंटीना की इन्फ्लेशन कितनी कम है और पैराग्वाई की इन्फ्लेशन देखो कितनी ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन सी भी यहाँ पर कट गया, क्योंकि ये कह रहा है कि पैराग्वाई हमेशा अच्छा था, ऐसा नहीं है। Paraguay was most successful at controlling inflation between 1962 to 1970.
अब 1962 टू 1970 कैसे देखेंगे? ये आपका 1962 है और ये आपका 1970 है। देखो पैराग्वे का इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर सबसे कम था, इसका मतलब है पैराग्वे जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर सबसे कम था। क्लियर है ये चीज? तो ग्राफ, इन्फ्लेशन का ग्राफ पढ़ने की टेक्निक सिर्फ एक ही है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने ये चीज डिटरमाइन कर ली ना तो आप आसानी से सवाल कर दोगे। सही है? रेट पॉजिटिव का मतलब है प्राइसेस बढ़ रही है, रेट नेगेटिव का मतलब है प्राइसेस गिर रही है। सही है? क्वेश्चन नंबर 24, ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स फ्रॉम 10 to 6%। आपका रेट गिर रहा है पर प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही है ना, एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अगेन क्या बोलेंगे? डिसइंफ्लेशन। इन्फ्लेशन का रेट गिर रहा है, इन्फ्लेशन है अभी भी पॉजिटिव ना, रेट तो अभी भी पॉजिटिव है, तो जब तक आपका रेट पॉजिटिव है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा अब आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, बिल्कुल सही, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज इंक्रीज, बिल्कुल गलत, द परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी नोट की वैल्यू गिरती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं पहले 100 रुपए में दो चीजें खरीदता था 50-50 रुपए की, 100 रुपए में दो चीजें खरीदता था 50-50 रुपए की। सही है? अब अगर वो चीज 60 रुपए की हो जाएगी तो मैं 100 रुपए में सिर्फ एक ही आइटम खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब है जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो नोट की वैल्यू गिरती है, वैल्यू ऑफ मनी गिरती है। सही है? इन्फ्लेशन से वैल्यू ऑफ मनी गिरती है, परचेजिंग पावर गिरती है। देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन द रिटेल प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल गलत, जब रिटेल प्राइस इंडेक्स गिरता है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। सही है? उसको डिफ्लेशन कहते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज, बिल्कुल गलत, आप इन्फ्लेशन से ये डिटरमाइन नहीं कर सकते आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, तो आपको और डेटा की जरूरत है। सही है? ए इसलिए आंसर है क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगी, जब चावल के दाम बढ़ जाएंगे, जब शुगर के दाम बढ़ जाएंगे, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी ना भाई। सही है? रहने की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। सही है? अच्छा, अ जापानीज कंपनी बिल्ड्स अ फैक्ट्री इन द यूके, एक जापानीज कंपनी है जिसने यूके में फैक्ट्री लगाई है, टू सप्लाई बोथ टू द यूके मार्केट एंड इन द मार्केट टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अगर जापान यूके में फैक्ट्री लगा रहा है तो इसका मतलब है यूके के एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगे, यूके के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जिससे यूके का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? इंप्रूव होगा, एक्स माइनस एम बढ़ेगा। What is likely to be the long run impact on the UK's balance of trade in goods and on its current balance? देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो लाजमी तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि अगर जापान की फैक्ट्री यूके में लग रही है तो एक्सपोर्ट तो लाजमी तौर पे बढ़ेंगे। मसला सारा ये है कि जब जापान की फैक्ट्री प्रॉफिट कमाएगी तो वो उस प्रॉफिट को बाहर भी तो बेचेगी, वो उस प्रॉफिट को बाहर भी तो बेचेगी। तो एक तरफ आपका करंट अकाउंट में जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो आपका नेट इनकम क्या हो रहा है? वो वर्सेन हो रहा है। तो एक तरफ आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, दूसरी तरफ आपका नेट इनकम वर्सेन हो रहा है, क्योंकि जापान जो प्रॉफिट कमाएगी वो बाहर भी तो भेजेगी, तो आपकी कंट्री के आउटफ्लोज बढ़ेंगे। अब हमें नहीं पता कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितने से इंप्रूव हो रहा है और हमारा नेट इनकम कितने से वर्सेन हो रहा है। तो अगर मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं पता ना, तो मैं ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि मेरा करंट अकाउंट इंप्रूव हो रहा है, वर्सेन हो रहा है, या इंप्रूव हो रहा है या वर्सेन हो रहा है। तो इसका मतलब है मेरा करंट अकाउंट क्या होगा? अनसर्टेन होगा। आप ये चीज डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आपका, देखो एक तरफ आपका, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ट्रेड इन गुड्स होता है, ट्रेड इन सर्विसेज होता है, नेट इनकम होता है और नेट ट्रांसफर होता है। सही है? ये चीजें होती हैं। अगर आपका ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, आपका अगर ट्रेड इन गुड्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इंप्रूव हो रहा है, दूसरी तरफ आपके नेट इनकम में से पैसा जा रहा है, तो एक तरफ आपका पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आपका नेगेटिव है। तो आप नहीं बता सकते ना करंट अकाउंट की अमाउंट कि भाई पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। सही है? तो अगेन सिंपल एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 26, अ कंट्री एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब देखो वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, या रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है? ये डिटरमाइन करना है सबसे पहले। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मतलब क्या है? प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू, और मतलब प्राइस की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, या प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की बात कर रहा है? सिंपल सा सवाल। प्राइस की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, या प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी की बात कर रहा है? यस। तो वैल्यू की अगर बात कर रहा है तो वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो या तो वो टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है, या तो वो टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो टोटल रेवेन्यू, इंपोर्ट की बात करता हूं तो टोटल एक्सपेंडिचर। जो बच्चे क्वांटिटी बोल लेना, तो क्वांटिटी के लिए वो वर्ड वर्ड कौन सा यूज करता है? वॉल्यूम का वर्ड यूज करता है। सही है? और प्राइस के लिए तो डायरेक्ट प्राइस ही लिखेगा ना भाई। सही है? तो वॉल्यूम के लिए क्वांटिटी,
वैल्यू का जब वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब है रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, सही है। And imports of goods and services and its inflow on incomes and transfers, these are shown in the table. Which set of changes is most likely to cause a depreciation in floating exchange rate? अगर मुझे अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना है तो मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो आपकी करेंसी की डिमांड कम होगी, और जब आपकी करेंसी की डिमांड कम होगी तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर आपको अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना है तो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब इंपोर्ट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगा, और सप्लाई ऑफ डॉलर जब बढ़ेगा तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या होनी चाहिए? फॉल। और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट क्या होनी चाहिए? राइज। नेट इनफ्लो होना चाहिए कि आउटफ्लो होना चाहिए? हमेशा याद रखना आउटफ्लो होना चाहिए, सही है। नेट आउटफ्लो होना चाहिए, तो फॉल। नेट आउटफ्लो का मतलब क्या है? नेट आउटफ्लो का मतलब है क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी कंट्री के आउटफ्लो होंगे उतनी ज्यादा आपकी करेंसी की सप्लाई होगी और उतना ही ज्यादा आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा, क्योंकि सवाल में इसने डेप्रिसिएशन बोला है। तो पहली चीज, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होना चाहिए, वैल्यू, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर, और इनफ्लो आपका इनफ्लो नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो होना चाहिए। तो सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट गिरेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर आपका होगा बी। ले रहे ये चीज? तो डिमांड और सप्लाई की गेम है जो कि आपको डेप्रिसिएशन में पता होनी चाहिए, सही है। तो डिमांड के गिरने से और सप्लाई के बढ़ने से एक्सचेंज रेट फॉल होती है, सही है। तो ये फिक्स रूल है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ देयर इज अ राइज इन द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी? राइज का मतलब क्या है कि एक करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिसिएशन हो रही है। अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ फॉल इन द फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, नहीं, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये कह रहा है प्राइसेस गिरेंगी, गलत है। अ फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी क्या होगी? फॉल होगी, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखो, जब भी वॉल्यूम का वर्ड यूज करेगा ना, इसका मतलब है क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो एप्रिसिएशन से वॉल्यूम आपका गिरता है एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, सही है। हाँ, आप वैल्यू वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टोटल रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। अ राइज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एप्रिसिएशन से इंपोर्ट की प्राइसेस गिरती हैं, तो ये भी गलत हो गया। अ राइज इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब एप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होता है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होता है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डेफिसिट होता है, जिससे आपका एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़े गिरेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, तो प्राइसेस आपकी क्या होंगी? फॉल। ऑन दी अदर एंड आप बोलोगे कि इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम होती हैं, और जब इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी और अगर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर फॉल होगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से मैं एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाऊंगा और मेरी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। तो हमेशा याद रखना, एप्रिसिएशन से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल बढ़ नहीं सकता, डोमेस्टिक प्राइस लेवल फॉल होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द टेबल शोज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ एन इकोनॉमी एंड इट्स करंट अकाउंट बैलेंस, सही है। तो आप नोटिस करो, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब है करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। और करंट अकाउंट का बैलेंस पहले जो है आपका नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव है, तो ये कौन सा बिहेवियर है? अगर आपको याद हो, एक चीज आप पढ़ते थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड टाइम। हमेशा याद रखना, जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो जे कर्व इफेक्ट आता है, सही है, जे कर्व। तो इनिशियली जो है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, इनिशियली आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट होगा, और उसके बाद जो है वो आपका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। तो ये जे कर्व इफेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि जब इनिशियली आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो आपका जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव ही था, तो इसका मतलब ये शॉर्ट रन है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़े और आपका जो है वो अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो गया, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग रन वाली सिचुएशन है, सही है। फिक्स्ड ईयर 2 से ईयर 1 फिक्स नहीं था, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, मतलब हुआ तो डेप्रिशिएटेड है ना, है तो डेप्रिशिएटेड ही, तो जे कर्व इफेक्ट तो लाजमी तौर पे आएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो रियल एक्सचेंज रेट होता है, तो इसको हटा दो यहाँ से। एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन नहीं हो रही, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रही है। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इज बेसिकली द एवरेज एक्सचेंज रेट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, तो एक साथ जो अपन देखते हैं वेट्स के हिसाब से, ट्रेड वेटेड जो अपन पढ़ चुके हैं, तो ये भी नहीं होगा, सही है। क्वेश्चन 29, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। द डायग्राम शोज द एक्सचेंज रेट फॉर द यूके पाउंड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तो इसका मतलब है ये पर पाउंड की बात कर रहा है। पर पाउंड का मतलब क्या होता है?
1 पाउंड इक्वल्स टू डॉलर्स वाली कहानी है ये, सही है। द ऑर्डिनल इक्विलिब्रियम इज एट ई, तो इनिशियली मैं ई पे खड़ा हूं। व्हाट विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट ऑफ द यूके पाउंड फॉलोइंग अ रिडक्शन इन द यूके इंटरेस्ट रेट एंड अ राइज इन यूएस। अब देखो इस सवाल में इससे कंफ्यूज करा है, इसने बोला है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसको काट दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ पाउंड। अगर क्वांटिटी ऑफ पाउंड लिखा हुआ है तो ये डायग्राम किसका बना हुआ है, ये डायग्राम 1 पाउंड टू डॉलर है या 1 डॉलर टू पाउंड है? 1 पाउंड से देखेंगे या 1 डॉलर से देखेंगे? यस, 1 पाउंड से देखेंगे। तो जो एक्स एक्सिस पे जो करेंसी लिखी हुई होती है ना, तो उसकी करेंसी होती है, तो आप इसको पाउंड का ग्राफ कंसिडर करो, सही है। आप इसको किसका ग्राफ कंसिडर करोगे, पाउंड का। तो मुझे बताओ अगर यूके में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो अगर यूके में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो यूके में पहले के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आएगी, तो इसका मतलब है डिमांड फॉर पाउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो यूके का जो इन्वेस्टर है वो बाहर मुल्क जाएगा, वो अपनी पैसा लेके बाहर मुल्क जाएगा, तो सप्लाई ऑफ पाउंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनिशियली आप ई पे थे, सही है, तो इनिशियली आप ई पे थे, तो आप जो है वो उसको पहले हाईलाइट कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर आप क्या करोगे, पहले आप जो है वो डिमांड को कम करोगे, तो आप ई से जो है वो यहाँ पर आ जाओगे, और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो फिर आप क्या करोगे, सप्लाई को बढ़ा दोगे, तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, सही है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। क्लियर है ये चीज। तो ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का सवाल था, डायग्राम से हाईलाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जब आप पहले ये कर लोगे ना तो फिर आसानी से एमसीक्यू हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। पहले डिमांड को कम करो फिर सप्लाई को बढ़ाओ, तो स्टेप बाय स्टेप जाया करो, सही है। तो आंसर इसका सी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दिस स्टेटमेंट अबाउट टू इकोनॉमीज इज करेक्ट, सही है। तो मुझे सिंपली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करती है, बोथ इकोनॉमीज ऑलवेज हैव आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल गलत। आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब कि जब दोनों पैरेलल बने हुए होंगे ना, फिर आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी सही है। बोथ इकोनॉमीज हैव द सेम फ्यूचर ग्रोथ, आप पीपीसी को देख के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं बता सकते भाई, ऑब्वियस सी बात है, फालतू स्टेटमेंट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कांस्टेंट इन बोथ इकोनॉमीज, बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपका लीनियर पीपीसी बना हुआ है। और हमेशा आपको फर्क याद होना चाहिए कि एक पीपीसी जो है वो आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक पीपीसी आपका होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही है। तो ये वाला पीपीसी आपका बोर्ड आउटवर्ड्स होता है, तो इसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और ये आपका लीनियर होता है तो इसमें कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और हमेशा याद रखना, जब भी मैं ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व बनाता हूं ना, हमेशा याद रखो, जब भी आप ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हो, जब भी आप कंपैरेटिव एडवांटेज में बनाते हो, तो आप हमेशा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला बनाते हो, सही है। आप हमेशा लीनियर पीपीसी बनाते हो, ये हमेशा याद रखना, ये अजम्पशन है। ये कंपैरेटिव एडवांटेज की सबसे बड़ी अजम्पशन है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कंट्री की, पीपीसी लीनियर होता है, सही है। तो ये एक अजम्पशन है। लास्ट, द टू इकोनॉमीज कैन नेवर प्रोड्यूस एट द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल गलत। दोनों कंट्रीज सेम कॉम्बिनेशन बना सकती हैं, कैसे बना सकती हैं मुझे बताओ। दोनों कंट्रीज सेम कॉम्बिनेशन बना सकती है जब दोनों के पीपीसी इंटरसेक्ट होंगे, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स है। दोनों कंट्री के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे कंजम्पशन करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करता हूं, तो आप नोटिस करो कंट्री एक्स का भी यही कॉम्बिनेशन है और कंट्री वाई का भी यही कॉम्बिनेशन है। तो द टू इकोनॉमीज कैन प्रोड्यूस, आप बोलोगे नेवर नहीं होगा, द कंट्रीज कैन प्रोड्यूस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे ना, उस पॉइंट पे दोनों कंट्रीज के कॉम्बिनेशन सेम होंगे। क्लियर है ये चीज? चलो भाई।